नाउ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन स्टेट। हमने कल फ्रेंडली आइसोथर्म के बारे में बात की थी, कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन की बात की थी। कॉम्पिटिंग एड्सॉर्प्शन में बेटा एक चीज़ और होता है कि हम लोग इसको प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मतलब प्रेफर करता है कि कौन सी गैस पहले एड्सॉर्ब होगी, कौन सी गैस बाद में एड्सॉर्ब होती है। अब आती है बात एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। तो बेटा पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, 16 या 17 के अंदर आया था कि एड्सॉर्प्शन पूछा गया था आपको सॉल्यूशन के अंदर। थोड़ा सा कम करो बेटा, आवाज़ गूंजती है, कम करो। हाँ, एक स्टेप इसको कम करो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एसिटिक एसिड का। यस, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन अगर लिया जाता है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर इज शेकन विद चारकोल। चारकोल के साथ में एसिटिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, शेक करते हैं। तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी कंसंट्रेशन में, हम देखेंगे। एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड गेट डिक्रीजेस। इसका मतलब कुछ हिस्सा एसिड का कौन एब्जॉर्ब कर गया, चारकोल एब्जॉर्ब कर गया। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन में भी होता है। ठीक है, सो सम पार्ट of acid is adsorbed by the charcoal and hence its concentration, उसकी जो concentration है is decreased, उसकी concentration कम हो जाएगी। इसी तरह से बात करते हैं एक और एग्जांपल की, लिटमस सॉल्यूशन की या लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर को अगर हम लोग या लिटमस सॉल्यूशन करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन इज शेकन विद, लिटमस सॉल्यूशन इज शेकन विद चारकोल। तो बेटा क्या होगा, जब लिटमस सॉल्यूशन को शेकन करते हैं चारकोल को, चारकोल के साथ, इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, इट बिकम कलरलेस। व्हाई? कलरलेस हो गया। लिटमस सॉल्यूशन कौन सा कलर का होता है, इट इज़ पर्पल कलर, लाइकेंस का एक्सट्रैक्ट होता है ये चीज़, तो वो पर्पल कलर का हो जाता है। लेकिन जब चारकोल के साथ मिलाते हैं तो उसका कलर कैसा हो गया, गायब हो गया, कलरलेस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, चारकोल ने जो लिटमस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो पिगमेंट्स थे जिसकी वजह से वो लिटमस की तरह काम कर रहा था, उसको एडसॉर्ब कर गया। तो अगर उसमें डालेंगे, किसी भी डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता। किसका? किसी भी सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता। जब कलरलेस हो गया तो वो अपना जो मेन कंपोनेंट था लिटमस सॉल्यूशन के अंदर जिसकी वजह से वो काम करता था, वो पिगमेंट तो गायब हो चुके हैं, जो इंडिकेटर के तरह यूज़ करेंगे वो हट गया आपका। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम व्हेन प्रेसिपिटेटेड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, मैग्नीशियम व्हेन precipitate with magnesium hydroxide। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा। सेम जो कलर था, मैग्नीशियम को अगर प्रेसिपिटेट करते हैं इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद नहीं इन मैग्नीशियम या एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसको प्रेसिपिटेट करते हैं द कलर विल डिसअपेयर। तो यहाँ पर भी एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना ही हमको दिखाई दिया। प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन सॉलिडिफाई हो गया, जो कि प्रेसिपिटेट आउट करके बाहर निकाल दिया इसको। ठीक है, इट्स कलर या इट अटेन कलर, तो वो कलर अटेन कर लेता है। तो यहाँ वंस अगेन मैग्नीशियम के द्वारा
एड्जॉर्प्शन हुआ जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो गया, चेंज हुआ। तो दीज आर द एग्जाम्पल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा एड्जॉर्प्शन सॉल्यूशन में होता है। तो पहले तो ये प्रूफ देना पड़ेगा कि एड्जॉर्प्शन के ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे तुम ये बता सको कि सॉल्यूशन में भी वास्तव में एड्जॉर्प्शन होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एसिटिक एसिड का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, वहाँ कंसंट्रेशन कम हो गया। एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। लिटमस सॉल्यूशन को हम लोग शेकन करते हैं चारकोल के साथ में, तो चारकोल उसको एड्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से कलर चेंज हुआ। तो यहाँ पे कोई सॉल्युबिलिटी और अदर फैक्टर काम नहीं करें, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन फिनोमेना काम कर गया मेनली। तो ठीक है, अब जो जो फैक्टर्स रोल प्ले करते थे आपके एड्जॉर्प्शन की एक्सटेंट को, वो सारे फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे। तो बताइए बेटा कौन कौन से फैक्टर्स थे। पहला चीज़ तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर था पहला, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आता है, दैट इज द रेट या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले तो टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन की जो एक्सटेंट है, जो उसकी क्षमता है एड्जॉर्ब होने की, वो कम होगी। दूसरा फैक्टर क्या बोल सकते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने पे क्या होता है, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो एक्सटेंट्स ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को स्पेसिफिक एरिया भी बोल देते कई बार हम लोग। थर्ड, एड्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन पे अगर बात करें तो क्या इफेक्ट होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का रोल बताइए व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की अमाउंट में बढ़ाता हूँ सॉल्यूशन के अंदर तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। सोचो कि सॉल्यूट बढ़ा रहे और उसमें मान लो चारकोल डाला हुआ है, तो चारकोल बार बार उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो रेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो चीज़। तो हम बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज in the concentration of solute in the solution. Last factor आता है आपका, that is nature of adsorbate and adsorbent। बताइए क्या extent of adsorption of solution नेचर पे डिपेंड करेगा, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट कैसा है उस बात पे भी डेफिनेटली डिपेंड करेगा वो। तो एक्सटेंट of adsorption in solution depend on nature of adsorbate and adsorbent in solution, या adsorbent दोनों पे बात करते हैं। नाउ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे इफेक्ट कैसा होगा और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, पूरा डिटेल में। तो प्रेशर का रोल देखते हैं हम लोग। जैसे फ्रेंडुलिच आइसोथर्म कहा था हमने एट अ कांस्टेंट प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वैसे यहाँ पे बोला जाता है फ्रेंडुलिच आइसोथर्म फॉर द एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, दैट इज फ्रेंडुलिच आइसोथर्म now फ्रेंडुलिच आइसोथर्म in
सॉल्यूशन या इन एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन, एड्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन में बात करते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम फिनोमेना है जैसा कि वहाँ होता था। रेट कैसी जाती थी इस तरह से, अगर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर की बात करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर हम प्रेशर ना लेके चलते हैं, हम लोग यहाँ क्या लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे बात करते हैं हम लोग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तभी तो उसको नाम दिया गया फ्रेंडोलिच आइसोथर्म, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे भी तीन बात होगी, एट लो कंसंट्रेशन, मॉडरेट कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन पे क्या बिहेव होगा, एट लो कंसंट्रेशन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे, वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ती है। एट हाई कंसंट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो x बाई एम इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट के बराबर आ गया, वेर के इज एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट सम। नाउ एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, मॉडरेट कंसंट्रेशन पे हम कैसे फॉलो करेंगे इसको, एट मॉडरेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज 0 से n के बीच की वैल्यू बात करेंगे, दैट इज c की पावर 1 बाई एन। जब इस पे लॉग लेते हैं, पहले तो इसको हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आ गया के c 1 बाई एन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा बेटा, लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 बाई एन लॉग c। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ इन बिटवीन log x बाई एम वर्सेस log c, तो सेम ग्राफ प्लॉट होता है। स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ, कल बताया था मैंने आपको प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे बात करते थे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन फॉलो करेगा, तो दिस इज द इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट क्या है, देखो ये y है, ये c है, ये m है, सॉरी ये m है, ये x है और ये c है, तो log k, ठीक है। और स्लोप क्या है बेटा इसकी, 1 बाई एन इज द स्लोप, समझ में आया। सो सेम मैनर में जहाँ पे हम कंसंट्रेशन पे बात कर रहे थे, जहाँ हम प्रेशर पे बात कर रहे थे फ्रेंडोलिच आइसोथर्म पे, यहाँ पर भी हम लोग कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सेम चीज़ आती है। वंस अगेन फ्रेंडोलिच वेरी वेल एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एट लो कंसंट्रेशन एंड लो प्रेशर्स, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एट हाई कंसंट्रेशन द रेट और द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट। ये इसका फेलियर था। ऑलराइट, क्लियर है कंसेप्ट, ऑलराइट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। सो बेटा सॉल्यूशन का ध्यान रखना, एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन क्वेश्चन आ चुके हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन कि कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, लिख लो, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। नाउ व्हाट इज हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस? हेट्रोजीनियस का मतलब जो कि नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर हेट्रोजीनियस मेथड के द्वारा कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क क्या आता है? जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की सेम फेज हो तब हम उसको होमोजीनियस बोलते हैं, जब डिफर होते हैं तब उसको हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हैं। अगला टॉपिक आपका कैटालाइसिस ही है, तो वहाँ देखना है इस बात को। तो जनरली यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लिख लो, एड्सॉर्प्शन ऑन कैटलिस्ट helps in the manufacture of sulfuric acid by contact process. Catalyst. Adsorption of catalyst helps in adsorption
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो कैटलिस्ट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जनरली यहाँ पे हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डिटेल में बहुत अच्छे से पी ब्लॉक में है आपके, ठीक है, सल्फर की केमिस्ट्री के अंदर। एक और एग्जांपल डाल सकते हो आप यहाँ पे कि हैबर्स प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, कैटलिस्ट यूज करते हैं। वो कैटलिस्ट क्या करता है, अमोनिया को एडजॉर्ब करता है। ठीक है, तो जनरली देख लो, सेकेंड एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हैं हम लोग। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, manufacture of ammonia by Haber's process, ठीक है। प्रोसेस का नाम याद रखना है, आगे डिटेल में पढ़ना ही है तुम्हें, तो ये अभी से याद रखना स्टार्ट कर दूँ। सेकेंड एप्लीकेशन आती है दैट इज इन गैस मास्क, इन गैस मास्क। हाँ जी बताइए बेटा, गैस मास्क में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेसिकली? एक्टिवेटेड चारकोल। बिल्कुल, एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द टॉक्सिक गैसेस इन गैस मास्क एंड देयरफॉर यूज्ड बाय द कोल माइनर्स। तो हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्कूबा डाइवर्स के थ्रू चारकोल। क्या स्कूबा डाइवर्स के यूज़ करेंगे? नीचे वही ज़्यादा कहाँ, प्रेशर पानी में जा रहे हैं या ज़मीन में जा रहे हैं? पानी में। तो पानी के अंदर कहाँ वो चारकोल एब्जॉर्ब करेगा? वो तो गैसेस का एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है ना। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड बाय कोल माइनर्स टू एब्जॉर्ब या टू प्यूरिफाई द गैस, प्यूरिफाई द टॉक्सिक गैस। ठीक है, तो टॉक्सिक गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका, दैट इज क्रिएटिंग वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे? हाँ जी बेटा, हाउ टू क्रिएट वैक्यूम? टॉक्सिक गैस एब्जॉर्ब कर लेगा तो गैस बचेगी ही नहीं। क्या बेटा, टॉक्सिक गैस एब्जॉर्ब करेगा तो फिर उसमें क्या क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वैक्यूम पंप। इन क्रिएटिंग वैक्यूम। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, इन क्रिएटिंग वैक्यूम। वैक्यूम कब क्रिएट किया जाएगा? जब आपको किसी चीज़ में खाली करना हो, जैसे इस कमरे से हवा खाली करना हो, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ जैसे बॉटल्स होती हैं, बॉटल में से मॉइस्चर को हटाना हो तो सिलिका जेल यूज़ कर लेते हैं हम लोग, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं आ पाते। तो जनरली यूज़ कहाँ किया जा रहा है वो ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि हम लोग बैठे और कमरे में हम लोग डाल दिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अदरवाइज़ जो टॉक्सिक गैसेस के अलावा जो यूज़फुल गैसेस हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे फिर। सो क्रिएटिंग वैक्यूम में क्या करते हैं, चारकोल इज़ यूज टू या सिलिका जेल, सिलिका जेल इज़ यूज्ड टू क्रिएट वैक्यूम by absorbing moisture in bottles। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इवन दो जो आपके बल्ब्स होते हैं, बल्ब जो यूज़ करते हैं उसमें भी तो वैक्यूम होता है, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम लोग इस चीज़ को। देखो इसका भी एग्जांपल, बेटा बल्ब में वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपको दूसरी गैस फिल कर सको। तो पहले वैक्यूम क्रिएट करोगे ना, तभी उसके अंदर भरा जाएगा गैस। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल कलर्ड मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशन। फोर्थ इज रिमूविंग colored material from solution। The best example is, बताओ कौन सा हो सकता है? शुगर सॉल्यूशन में शुगर को डीकलराइज करने के लिए एनिमल चारकोल इज यूज्ड।
ठीक है। तो एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू डीकलराइज द शुगर। फिर तो सर वेज वाले ही नॉन वेज हो गए। हाँ, कौन है इसमें वेज? कोई नहीं है। तो अभी भी सांस ले रहा है, कितने बैक्टीरिया खा गया होगा पता ही नहीं। मैं तो वही नॉन वेज। हाँ, तो मेरे को इससे क्या हो गया? कई बार ठीक है। ब्राह्मण तो जनरली जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, एक्टिविटी जो एनिमल चारकोल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को। जनरली क्या होता है, शुगर जो बनाई जाती है गन्ने के जूस से बनाते हैं, और गन्ने के जूस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं जिसका कलर जो होता है येलोश ग्रीन होता है। तो उसमें एनिमल चारकोल डालते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को, फिर बच जाते हैं आपके क्रिस्टल्स, शुगर के क्रिस्टल्स बना देते हैं बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। ब्राउन शुगर आती है। नेक्स्ट लिखिए, ब्राउन शुगर अलग चीज़ होती है। जो क्रिस्टल्स बनाते हैं, शुगर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक सल्फर की इम्प्योरिटीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको भी रिमूव किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सल्फर फ्री शुगर्स मिल रहे हैं आपको। सल्फर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बॉडी को, तो इसलिए उसको हटाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन मेडिसिन्स हमेशा जो बनाते हैं वो बॉडी के अंदर एड्जॉर्ब होती हैं, इस फॉर्म में बनाते हैं कि वो इजीली एड्जॉर्ब हो जाए। तो आप यूज़ कर सकते हो इन क्योरिंग डिसीजेस। फिफ्थ इज इन क्योरिंग डिसीजेस, डिसीज़ को क्योर करने के लिए। सो आप इसमें बोल सकते हो कि जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स, अच्छा मान लो आपको हाथ में चोट लगी, ठीक है, तो आप ऑइंटमेंट लगाते हो, केमिकल्स लगाते हो। ड्रग्स का मतलब केमिकल्स। तो वो केमिकल किस तरह से काम करता है? वो क्या करता है, जर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जर्म्स मर जाते हैं, एंड हेंस द डिसीज इज क्योर्ड। जैसे ये अपन लेट की दवा से बात समझ में आया? तो सेम प्रोसेस में ये चीज़ होती है। तो इसमें लिख लीजिए आप, अ नंबर ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्ब द जर्म्स, ठीक है, वो जर्म्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फाइनली उसको मार ही देते हैं एंड किल देम। तो यहां पर भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना आपको दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के अंदर। सिक्स्थ, इन क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? Chromatography method is generally used on the principle of travel speed of the solvents या components of a mixture। अलग अलग components, ऐसे miscible liquids का mixture, ठीक है, जिनके अंदर एक से ज़्यादा liquid present है, उनकी travel speed क्या क्या है उसके बिहाफ पे बात करते हैं। तो हम लोग उसमें chromatographic paper यूज़ करते हैं। तो chromatographic paper क्या करता है? chromatographic paper उन लिक्विड कंपोनेंट्स को एडजॉर्ब करता है अपनी सरफेस पे। समझ में आए? तो एडजॉर्ब करेगा तो उनकी अलग अलग ट्रैवल स्पीड होगी डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बात समझ में आई? तो जनरली क्रोमेटोग्राफी में भी एडजॉर्प्शन दिखाई देता है। इसमें लिख लीजिए बेटा, इट इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस, इट इन्वॉल्व the selective adsorption of the substance on the surface of adsorbent। अब यहां एडजॉर्बेंट कौन होता है? क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ठीक है। जनरली क्रोमेटोग्राफी कहां कहां यूज करते हैं पता है ना आपको? It is generally used to separate components of ink, ठीक है, इंक के components का पता करने के लिए, pigments of flower, फ्लावर के पेटल्स के पिगमेंट्स क्या क्या है उनको अलग करने के लिए। इवन दो हम ये भी बोल सकते हैं ड्रग्स इन ब्लड और यूरिन, ब्लड, यूरिन और ड्रग के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो भी अलग अलग स्पीड से ट्रैवल होती है क्रोमेटोग्राफिक पेपर में, तो उसका पता करने के लिए हम
यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे फिनोमेना जो यूज़ हुआ दैट इज़ एड्जॉर्प्शन बाय द क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हम बोल सकते हैं इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, 7th डाल लो, इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या होता था बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, और सल्फाइड ओर्स के अंदर हम लोग क्या करते थे कि झाग बनाते थे, और झाग बनाने का काम कौन करता है? पाइन ऑयल। ठीक है, तो पाइन ऑयल जो होता है लो ग्रेड, इसमें लिखो बेटा, लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स आर सेपरेटेड, लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स आर सेपरेटेड from silica, low grade sulfide ores are separated from silica, silica मतलब मिट्टी, by using पाइन ऑयल। तो पाइन ऑयल यहाँ पे एड्जॉर्बेंट का काम कर रहा होता है, तो जनरली यूज होता है। नेक्स्ट आती है 8th, दैट इज separation of inert gases, separation of inert gas। inert gas को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कोकोनट चारकोल। ठीक है, स्टार्ट लिखो। ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन due to the difference in extent of adsorption, coconut charcoal is used to adsorb the inert gas from air at low temperature। लो टेम्परेचर पे कोकोनट चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है टू एब्जॉर्ब द इनर्ट गैस। जनरली आर्गन गैस को एब्जॉर्ब करता है, हीलियम गैस को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर मिक्सचर्स। ठीक है, लास्ट हम लिख सकते हैं इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। आपको याद है हार्ड वाटर के अंदर हम लोग लास्ट ईयर पढ़े थे काफ़ी सारे मेथड्स थे, जिसमें एक मेथड था आयन एक्सचेंज मेथड, जियोलाइट्स मेथड्स। तो वहाँ पर भी तो जो हार्डनेस होती थी, जो इम्प्योरिटीज़ होती थी वाटर के अंदर, उसको वो एडजॉर्ब करती थी, बाकी पानी को छोड़ती थी। याद है? तो इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, लास्ट पॉइंट इज 9th, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो इन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस कौन कौन सी रेजिन्स काम में कर ले रहे थे हम लोग? एसिडिक रेजिन और बेसिक रेजिन आर यूज्ड विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, रेजिन्स आर यूज्ड विच एड्सॉर्ब the hardness of water by adsorption process. Got it? So this is all about the application. ये एप्लीकेशन पे थे। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। लास्ट लिख लो आप कि एज इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 10th इज इंडिकेटर। तो सिल्वर हैलाइड जो होता है, सिल्वर हैलाइड का मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड्स, इनको जनरली यूज़ किया जाता है। सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड टू एडजॉर्ब द इओसिन। ठीक है, इवन दो ये फ्लोरोसिन को भी एडजॉर्ब करने के लिए काम आता है,
फ्लोरोसेंस एंड ईओसिन्स। ईओसिन्स आपको पता है स्टेनिंग मटेरियल होता है, प्लांट टिश्यू को हम लोग स्टेन करते हैं बायोलॉजिकल लैब के अंदर, तो स्टेन करने के लिए हम लोग ईओसिन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट का यूज़ करते हैं एनिमल टिश्यू को स्टेन करने के लिए, तो वहाँ पे सिल्वर हैलाइड जनरली यूज़ किया जाएगा उनको एड्जॉर्ब करने के लिए। ऑलराइट, चलो अब लिखो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए, व्हाट हैपेंस टू द एंट्रोपी ऑफ अमोनिया गैस ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन ऑन एनिमल चारकोल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला आ जाता है एंट्रोपी ऑफ अमोनिया गैस। एंट्रोपी ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, ड्यूरिंग या विद चारकोल। हाँ जी बेटा, अगर अमोनिया गैस को चारकोल के साथ ट्रीट करवाया जाए, शेक किया जाए, तो क्या होगा, एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए। एड्जॉर्प्शन फिनोमेना क्या करता है, एब्जॉर्ब चारकोल, एक्टिविटी चारकोल मान लो, तो वो क्या करेगा, एड्जॉर्ब करेगा। तो अमोनिया की एंट्रोपी में क्या फ़र्क आया, कम होगी कि बढ़ेगी, सोचो जरा बेटा। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, पहले अमोनिया गैस फ्री था, आराम से घूम रहा था, अब उसने पकड़ लिया ना उसको, तो द एंट्रोपी गेट डिक्रीजेस एज इट्स एब्जॉर्ब बाय अमोनिया बाय चारकोल। सो एंट्रोपी गेट डिक्रीज्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, व्हाट इज एक्टिवेटेड चारकोल। हाँ जी बताइए बेटा, व्हाट इज एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल टाइप है ये। देखो बेटा, नॉर्मल चारकोल जो होता है ना, याद रखना, नॉर्मल चारकोल डू नॉट एडजॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट as it is filled with gas। नॉर्मल चारकोल के जो पोर्स होते हैं उनमें ऑलरेडी गैस फिल्ड होती है, बात समझ में है? तो अब उस गैस को हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करके गैस को रिमूव कर देंगे, एंड द सरफेस इज पोरस नाउ, एंड दिस फॉर्म ऑफ पोरस चारकोल इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड चारकोल। सो अपॉन हीटिंग करने पे क्या होगा, द गैस इवॉल्व मेकिंग सरफेस पोरस, सरफेस पोरस हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है दैट इज एक्टिवेटेड होना। दिस फॉर्म ऑफ चारकोल इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड। नाउ इट हैज मोर टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब देन द नॉर्मल चारकोल। बिल्कुल। Next is, why are the powdered substances are more effective adsorbent than the crystalline form। तो एक फॉर्म को लिख लेते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म जो होते हैं, पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव इन एड्सॉर्प्शन देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। हाँ जी बताओ बेटा, वाई। एग्जैक्टली, पाउडर्ड फॉर्म में पोर नहीं होते, पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। पाउडर्ड फॉर्म है ऐसा मोर सरफेस एरिया, अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, ज़्यादा एड्सॉर्ब करेगा, ठीक है। सो आप याद रखना कि पाउडर्ड फॉर्म जो होता है हैज़ मोर सरफेस एरिया and hence adsorb more। क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो सरफेस एरिया उसका वैसे डिक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उन पे बात करते हैं। देखिए बेटा, एक चीज़ याद रखिए आप, पैलेडियम जो होता है ना, एडसॉर्ब हाइड्रोजन गैस 900 टाइम्स मोर देन निकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैलेडियम की सरफेस बहुत ज़्यादा पोरस होती है,
तो 900 गुना ज़्यादा टाइम हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, एंड दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑक्यूलेशन। याद रहेगा। एंड ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन एक डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस तीनों कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये बात याद रखना है। अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करें तो एड्जॉर्प्शन के अंदर जो फ्रेंडुलिच आइसोथर्म था आपका, फ्रेंडुलिच आइसोथर्म क्या था बेटा? लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस 1/n लॉग p, यही था ना। तो यहाँ पे जो n होता है इट लाइज इनटू 0 to 1, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्जॉर्प्शन थ्योरीज। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। कौन सा? यहाँ ये तो इक्वेशन था, फ्रेंडुलिच इक्वेशन, तो इसमें बोला कि n क्या है, तो n की वैल्यू किसके बीच में रेंज में लाई करेगी? इट इज़ बिटवीन द 0 to 1 के बीच में लाई करती है। एट लो प्रेशर 100% होता है, एट हाई प्रेशर 0 चला जाता है, उस फॉर्म में जाता है। ठीक है, थैंक यू।